एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। एक ऐसी सल्तनत जिसने दुनिया को ताजमहल जैसा अजूबा दिया और जिसकी छाप आज भी हमारी जिंदगी, हमारी भाषा और हमारे खाने में दिखती है। तो चलिए आज मुगल साम्राज्य की इसी शानदार और पेचीदा कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। दिल्ली का लाल किला ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक पुल है जो 17वीं सदी के एक ताकतवर साम्राज्य को आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से जोड़ता है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर इस विशाल सल्तनत की नींव रखी कैसे गई। 16वीं सदी में भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अच्छे सूरमाओं ने कोशिश की और नाकाम रहे, लेकिन मुगलों के पास एक ऐसी चीज थी जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। उनकी रगों में इतिहास के दो सबसे बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था। जी हाँ, एक तरफ थे मंगोल शासक चंगेज खान और दूसरी तरफ तुर्क विजेता तैमूर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुगलों ने चंगेज खान की विरासत से हमेशा थोड़ी दूरी बनाए रखी। उन्होंने गर्व से खुद को तैमूर का वंशज बताया, शायद इसलिए क्योंकि तैमूर की फारसी इस्लामी संस्कृति उनकी अपनी शाही पहचान से ज्यादा मेल खाती थी। और उन्होंने इस बात को दुनिया को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह की तस्वीरें बनवाई गईं जो ये दिखाती थी कि वो सीधे तैमूर के वारिस हैं। देखिए, ये सिर्फ कला नहीं थी, ये अपनी विरासत को मजबूत करने और भविष्य के लिए एक बड़ा दावा पेश करने का सोचा समझा सियासी दाव था। और इसी विरासत को हकीकत में बदलने का मौका आया साल 1526 में, जब पहले मुगल शासक बाबर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा। पानीपत की पहली लड़ाई, एक तरफ दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाबर के मुट्ठी भर सिपाही। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसने पूरी बाजी पलट दी, बारूद और तोपें, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इस इलाके में युद्ध का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो साम्राज्य की नींव तो रख दी गई, पर असली चुनौती अब शुरू हुई थी। जीतना एक बात है, लेकिन इतने बड़े और विविध साम्राज्य पर शासन करना, उसे एक साथ जोड़े रखना, ये बिल्कुल अलग कहानी थी। इसके लिए एक ऐसी अनोखी व्यवस्था की जरूरत थी जो पहले किसी ने ना सोची हो। बाबर से लेकर औरंगजेब तक इन 6 शासकों को महान मुगल कहा जाता है। इन सब ने साम्राज्य की किस्मत को अपने अपने तरीके से घड़ा। लेकिन अगर किसी एक को इस साम्राज्य का असली वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट कहा जाए तो वो एक ही नाम है, वो था अकबर। अकबर को एक बात बहुत साफ समझ आ गई थी कि सिर्फ तलवार के जोर पर हिंदुस्तान पर लंबे वक्त तक राज नहीं किया जा सकता। एक मजबूत साम्राज्य के लिए प्रशासन, गठबंधन और हाँ, सहिष्णुता की एक मजबूत नींव डालनी होगी। और अकबर का सबसे बड़ा प्रशासनिक मास्टर स्ट्रोक था मनसबदारी सिस्टम। अब ये था क्या? असल में ये एक जीनियस तरीका था। हर अधिकारी की हैसियत, उसकी तनख्वाह और उसकी सैन्य जिम्मेदारी, सब कुछ सीधे बादशाह से जुड़ा था। मतलब जितनी ज्यादा वफादारी उतनी बड़ी तरक्की। और इसी सिस्टम ने एक ऐसी वफादार अफसरशाही तैयार की जो साम्राज्य की रीढ़ बनी। और राजनीति के मैदान में भी अकबर ने क्रांतिकारी दांव चला। उसने उस वक्त के ताकतवर राजपूत राजाओं से लड़ने के बजाय उनसे रिश्ते बनाए, गठबंधन किए, और इन गठबंधनों को अक्सर शादी ब्याह के जरिए और भी पक्का कर दिया गया। ये दुश्मन को दोस्त बनाने की एक शानदार मिसाल थी। और नतीजा सबके सामने था। सबको साथ लेकर चलने और एक बेहतरीन प्रशासनिक ढांचे की बदौलत अकबर ने मुगल साम्राज्य को लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैला दिया और उसे मजबूत किया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक बहुसांस्कृतिक शासन का सफल मॉडल था। अकबर के बाद उसके उत्तराधिकारियों के दौर में साम्राज्य अपनी कला और संस्कृति की बुलंदियों पर पहुंच गया। शान और शौकत ऐसी कि दुनिया देखती रह गई। लेकिन इसी सुनहरे दौर की चमक में आने वाले पतन के बीज भी छिपे हुए थे। शाहजहां के दौर में साम्राज्य के पास बेहिसाब दौलत थी, और इस दौलत से बनी ताजमहल जैसी शानदार इमारतें, ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये दुनिया को मुगल ताकत, उनका वैभव और उनके हमेशा रहने का एक जबरदस्त पैगाम थी। लेकिन फिर आया आखिरी महान मुगल, औरंगजेब। और औरंगजेब की नीतियां अकबर के बनाए सफल फॉर्मूले से ठीक उल्टी थीं। जहां अकबर ने जोड़ने का काम किया, वहीं औरंगजेब की नीतियों ने साम्राज्य की नींव में दरारें डालनी शुरू कर दी। औरंगजेब के लंबे और महंगे युद्धों, खासकर दक्कन में, और उसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति ने उसी वफादारी और स्थिरता के सिस्टम को तोड़ना शुरू कर दिया जिसे अकबर ने इतनी मेहनत से बनाया था।
खजाना खाली हो रहा था, अमीर नाराज थे और जगह जगह विद्रोह सर उठा रहे थे। औरंगजेब की मौत के बाद साल 1707 से साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा। वो धीरे धीरे बिखर गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। साम्राज्य भले ही चला गया, लेकिन उसका असर आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। जब दिल्ली की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो साम्राज्य छोटे छोटे ताकतवर राज्यों में टूटने लगा, और इसी बिखराव ने यूरोपीय ताकतों, खासकर अंग्रेजों को भारत में अपने पैर जमाने का सुनहरा मौका दे दिया। तो मुगलों की विरासत क्या है? विरासत का मतलब सिर्फ पुरानी इमारतें या किस्से कहानियां नहीं। इसका मतलब है वो गहरा असर जो आज भी आधुनिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताने बाने में बुना हुआ है। जरा सोचिए, शानदार इबारतों से लेकर हमारे किचन में पकने वाली बिरयानी तक, हमारी बोलचाल में शामिल उर्दू के लफ्ज़ों से लेकर पेंटिंग की खूबसूरत शैलियों तक, इस राजवंश के 300 साल के शासन ने इस जमीन पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और यही सवाल हमें ये याद दिलाता है कि इतिहास कभी बीता हुआ कल नहीं होता। ये एक जिंदा हकीकत है जो अनगिनत तरीकों से हमारे आज को, हमारी पहचान को लगातार आकार देता रहता है।